अब हम देखने जा रहे हैं कि प्राचीन चोल राज्य की बुनियाद पर महान चोल साम्राज्य कैसे बनना शुरू हुआ। ईसा की तीसरी शताब्दी में जब संगम काल का अंतिम चरण चल रहा था, तब तमिलाकम में कालाभ्र राज्य का उदय हुआ। तीनों संगम पांड्यों के क्षेत्र में हुए थे। कालाभ्रों के उदय के साथ ही संगम काल का अंत हो गया। कालाभ्र सारे तमिलाकम पर छा गए। इस कालाभ्र राज्य के बारे में न के बराबर जानकारी उपलब्ध है। लगभग इसी समय तमिलाकम के उत्तरी भाग में, जिसे तोंडई मंडलम कहा जाता है, वहां पल्लव राज्य का उदय हुआ। इनका केंद्र था चेन्नई से दक्षिण पश्चिम में कांचीपुरम या कांची। संगम काल समाप्त होने पर चौथी शताब्दी के मध्य में उत्तर भारत के अत्यंत प्रतापी गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिण दिग्विजय अभियान किया। उनकी प्रयाग प्रशस्ति में पल्लव नरेश विष्णुगोप का नाम तो आता है, लेकिन चोलों का कोई जिक्र नहीं आता। चोल पहले तो कालाभ्रों के प्रभाव में आए, फिर छठी शताब्दी में कालाभ्रों के पतन के बाद चोल पल्लवों के मांडलिक बन गए। पल्लवों की ही विरासत चोलों को मिली। तो चोलों पर बात करने से पहले पल्लवों को थोड़ा समझ लेना उपयोगी होगा। पल्लव साम्राज्य एक अत्यंत शक्तिशाली तमिल साम्राज्य था। महाबलीपुरम भी पल्लवों का ही बनाया हुआ है, जहां से दक्षिण भारत में बड़े हिंदू मंदिर बनने का दौर शुरू हुआ। छठी, सातवीं और आठवीं शताब्दियों में दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव संप्रदायों का भरपूर विकास हुआ। उनकी बहुत उन्नति हुई। इसमें जिन महान शैव संतों का योगदान था, उन्हें नायनार कहा जाता है। इसी तरह से उस काल के दक्षिण भारत के महान विष्णु संतों को आलवार कहा जाता है। पारंपरिक रूप से इन्हें संगमकालीन बताया जाता है। इन सबका चोलों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा, वो इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। अधिकांश भारत में जैसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को माना जाता है, वैसे ही नायनार संतों ने दक्षिण भारत में 275 पादल पेत्र स्थल या देवर स्थल बताए हैं। इनमें से लगभग 200 तो चोल नाडु में ही हैं। ऐसे ही आलवार संतों ने भगवान विष्णु के 108 दिव्य देश बताए हैं, जिनमें तिरुपति बालाजी, त्रिची के पास श्रीरंगम और तिरुअनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी शामिल है। इन 108 दिव्य देशों में से 84 तो तमिलनाडु में ही हैं, जिनमें से भी लगभग आधे चोल मंडल में हैं। शिव और विष्णु की भक्ति से दक्षिण भारत से एक ऐसी लहर उठी जो धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ती चली गई और जिसे आधुनिक इतिहासकार भक्ति आंदोलन कहते हैं। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य केरल से चले और उनकी भारत की यात्राओं के दौरान हिंदू पंथ का जो स्वरूप बना, वो आज तक कायम है। अब तक पल्लवों का वैभव अपने चरम पर पहुंच चुका था। उनकी राजधानी कांचीपुरम एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था। तो आदि शंकराचार्य के समय कांचीपुरम को सप्तपुरियों में गिना गया और वहां के कामाक्षी अम्मन मंदिर को आदि शंकराचार्य के 18 महाशक्ति पीठों में गिना गया है। कांची और श्रृंगेरी दोनों शंकराचार्य पीठों का दावा है कि उन्हें आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। 8वीं शताब्दी तक चोल शासक दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय के सबसे मजबूत स्तंभ बन चुके थे। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण उस समय के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। तो पल्लवों का दक्षिण भारत से पूर्वी देशों की ओर जाने वाले व्यापार मार्ग पर दबदबा था और उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रचार में एक अहम भूमिका निभाई। इन देशों पर भारतीय संस्कृति की इतनी गहरी छाप थी कि यूरोपियन लोग इन द्वीपों को इंडीज कहते थे और वियतनाम, कंबोडिया और लाओस तो आज तक इंडो चाइना कहलाते हैं। इंडीज में 500 साल के इस्लामिक शासन के बावजूद वहां के लोगों ने खुद अपनी मर्जी से अपने देश का नाम इंडोनेशिया रखा। भारतीय संस्कृति का यहां पर इतना गहरा प्रभाव था जो आज तक दिखाई देता है और इस प्रचार में पल्लवों का एक बहुत बड़ा हाथ था। यहां तक कि इस क्षेत्र की तमाम लिपियां पल्लव लिपि से ही विकसित हुईं। पल्लव यूं तो तमिल भाषी थे, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया में संस्कृत का सबसे ज्यादा प्रचार उन्होंने ही किया।
9वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य कमजोर हो गया और उनके अधीनस्थ चोल राज्य अब खुद साम्राज्य बनने की तैयारी करने लगा। इसकी शुरुआत सन 850 के आसपास अत्यंत पराक्रमी चोल शासक विजयालय ने की, जिन्होंने पर केसरी की उपाधि धारण की। विजयालय ने सन 860 के दशक में खुद को पल्लवों से लगभग स्वतंत्र कर लिया। इसी बीच सन 870 के आसपास पल्लवों ने मदुरई के पांड्यों के साथ मिलकर चोल राज्य पर चढ़ाई कर दी। सन 871 में विजयालय की मृत्यु हो गई और उनके तेजस्वी पुत्र आदित्य प्रथम का शासन शुरू हुआ, जिन्होंने राज केसरी की उपाधि धारण की। आदित्य ने इस महागठबंधन को बुरी तरह से हरा दिया। उन्होंने पांड्यों को वापस मदुरई खदेड़ दिया और पल्लव सम्राट अपराजित वर्मन को पराजित करके पल्लव साम्राज्य का अंत कर दिया। लिहाजा पल्लवों का जो कुछ भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में प्रभाव था, वो ऐसा का ऐसा ही विरासत में चोलों को मिल गया। तो अब इस व्यापार मार्ग और सांस्कृतिक प्रचार की लगाम चोलों के हाथों में थी। सम्राट आदित्य प्रथम ने दक्षिणी कर्नाटक के गंग राजाओं से उनके कई इलाके छीने। सन 907 में उनकी मृत्यु के बाद उनके पराक्रमी पुत्र परांतक प्रथम का शासन शुरू हुआ। इस समय दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था राष्ट्रकूट साम्राज्य, जो अब तक अजेय था। राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण द्वितीय ने चोल साम्राज्य पर हमला किया, लेकिन परांतक ने अपना नाम सार्थक करते हुए उन्हें पराजित कर दिया। इसके तुरंत बाद राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण द्वितीय की मृत्यु हो गई और राष्ट्रकूट साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई। फिर सम्राट परांतक ने सन 920 तक मदुरई के पांड्यों को अपने अधीन कर लिया। परांतक ने 2 चेर राजकुमारियों से विवाह करके केरल के चेर शासकों से मैत्री संबंध बनाए और उन्हें अपना साथी बना लिया। सन 949 में राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों के साथ मिलकर चोल साम्राज्य पर चढ़ाई कर दी और तक्कोलम का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें चोल राजकुमार राजादित्य वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए राष्ट्रकूट अपनी जीत का दावा करते हैं, लेकिन इस युद्ध से उन्हें कुछ भी नहीं मिला और कृष्ण तृतीय आखिरी महान राष्ट्रकूट सम्राट साबित हुए। सन 967 में उनकी मृत्यु के बाद 15 साल के अंदर ही राष्ट्रकूट साम्राज्य को कल्याणी के चालुक्यों ने मिटा दिया। ये पश्चिमी चालुक्य कहलाए। राजकुमार राजादित्य की मृत्यु से परांतक को सदमा पहुंचा और वो सन 955 में चल बसे। यहां से चोल साम्राज्य को 30 साल का ग्रहण लग जाता है। परांतक के बाद अरिंजय, उनके बाद गंधरादित्य और उनके भी बाद परांतक द्वितीय सम्राट बने, जिन्हें सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है। सुंदर चोल के बाद मधुरांतक उत्तम चोल एक के बाद एक सम्राट बने। काफी राजनैतिक समस्याएं आईं और घरेलू झगड़े भी हुए। इसी दौरान राष्ट्रकूट साम्राज्य को समाप्त करके पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य स्थापित हो गया। हालांकि सन 980 तक मधुरांतक उत्तम चोल ने पर केसरी की उपाधि धारण की और चोल साम्राज्य को स्थिर किया। उन्होंने चोल सेना को नए सिरे से संगठित किया। इसका वास्तविक श्रेय जाता है उत्तम के चचेरे भाई अरुल को, जिन्हें आप राज चोल के नाम से बेहतर जानते हैं।